नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव घोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक और उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में फंसे हुए राज्य के प्रवासियों को लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच में एक परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। नैनीताल जिले की रहने वाली अनीता गाजियाबाद से 250 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके काशीपुर पहुंचे। दरअसल नैनीताल के कोटाबाग की रहने वाली अनीता अपने गांव से करीब 350 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में एक कंपनी में काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो गाजियाबाद में ही फंस गई। इस दौरान उसने करीब 2 हफ्ते पहले आवेदन भी किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरन अनीता गाजियाबाद से पैदल ही अपने गांव कोटाबाग के लिए निकल गई। अब जब वो काशीपुर पहुंची तो एबीपी गंगा से उन्होंने अपना दर्द साझा किया। अप्लाई भी किया था, डॉक्टर हो गए, मुझे ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं आया। उन लोगों ने ये बोल रखा था कि आपको मैसेज या कॉल आएगा, तो उसमें से कुछ भी ना आया। उसके बाद खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई। पैसे ना थे, दुकानदार ने खाना वाना बंद कर दिया। बोला कि जब तक पैसे ना दोगे तब तक खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। रहने की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से घर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम वहाँ से रूम खाली करके आ गए पैदल पैदल। तो काशीपुर पहुंचने पर एबीपी गंगा के साथ अपने दर्द को साझा किया अनीता ने, और बताया कि कैसे मकान मालिक दबाव बना रहा था, कैसे परेशानियों को झेलते हुए उसने पूरी कोशिश की कि वहां पर रहे, लेकिन उसके बाद जब देखा कि आगे सिर्फ मौत दिख रही है, न भोजन न रहने का ठिकाना, तो ऐसे में एकमात्र विकल्प वापस अपना घर यानी कि नैनीताल चल पड़ी पैदल। और काशीपुर तक पैदल चलकर जब पहुंची तो उस दरमियान एबीपी गंगा से अपनी पीड़ा उन्होंने साझा की है। 250 किलोमीटर का ये सफर उन्होंने तय किया है पैदल ही। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता काशीपुर से विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। विकास, ये बताइए कि एबीपी गंगा के साथ दर्द साझा किया है अनीता ने, इस वक्त वो कहां पर है? क्या प्रशासन से किसी तरह की कोई मदद उनको मिली है? और जो गाजियाबाद से लेकर काशीपुर तक का उनका अब तक का सफर रहा है, वो आप बताएं दर्शकों को कि कैसा रहा है, किन परिस्थितियों से गुजरी हैं वो? जी हाँ राजीव, मैं पहले आपको बता दूं कि काशीपुर से अगर गाजियाबाद से कोटाबाग की दूरी बात करें तो 350 किलोमीटर लगभग दूरी ये है। ऐसे में जब बात करें कि काशीपुर से जब वो पहुंची तो मैंने उससे पूछा कि आखिर कैसे उसका सफर रहा, तो उसने बताया मुझे कि वो कल शाम को गाजियाबाद से चली थी और पूरी रात पैदल चलने के बाद आज सुबह काशीपुर के सूर्य बॉर्डर पर पहुंची है। यहाँ पहुंचने के बाद उसने कोटाबाग आगे जाने के लिए पुलिस के समक्ष जो बॉर्डर है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब आगे शाम को 5 बजे वो यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो इस बीच में क्या किसी तरह की राहत किट, क्या किसी तरह की मदद उनकी की गई है या नहीं? जैसा कि अनीता ने मुझे जानकारी दी कि रास्ते में उसने कई ट्रकों को रोकने का प्रयास किया, कई गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, किसी ने भी नहीं सुना। हाँ, काशीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर जरूर पुलिस कर्मियों ने उसके लिए भोजन मुहैया कराया है और साथ ही उसे रुकने के लिए एक जगह भी दी है कि आप यहाँ आराम कीजिए और जिस समय रजिस्ट्रेशन हो जाएगा शाम को 5 बजे आपको जाने की कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी। विकास, गाजियाबाद से काशीपुर पहुंचने पर उसको खाना मिला क्या? इस दरमियान उसको किसी ने भोजन दिया या नहीं? और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि अनीता चूंकि इस वक्त काशीपुर में है, तो प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रही है वो? देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस समय मैं सूर्य बॉर्डर पर था तो अनीता से मैंने पूछा था कि यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे प्रायोरिटी दी जा रही है और बावजूद इसके जब पुलिस कर्मियों को मैंने बताया कि मैं पैदल चलकर आ रही हूँ, तो पुलिस कर्मियों ने मेरे संग बहुत अच्छा सहयोग किया, मुझे खाना भी खाने के लिए दिया है और जहाँ तक हर संभव सहायता करने की बात कही है उन्होंने कहा है। जी, विकास, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये हकीकत है और हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता है। वो दिख रही है कि एक अकेली महिला गाजियाबाद से पैदल चलने को मजबूर हुई, और वो क्यों हुई? लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दरमियान खुद प्रधानमंत्री ने अपील की थी, लोगों से वादा लिया था कि वो किसी को घर से निकाले ना। राज्य सरकारों, जिला प्रशासन ने सभी को निर्देश दिया था कि वो किराएदारों पर दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। असल हकीकत से ये सारे के सारे दावे बहुत दूर हैं। फिलहाल देश भर में प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड वापसी के लिए 1,93,000 लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
साथ ही 34,400 लोगों को राज्य सरकार अब तक वापस ला चुकी है। अलग अलग राज्यों से लौटे लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। स्क्रीनिंग और चेकअप के बाद ही उन्हें घर भेजा जा रहा है। तो सिलसिला प्रवासियों का जारी है। उत्तराखंड के प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। गुजरात के सूरत से हरिद्वार आज ट्रेन पहुंचेगी। देर शाम तक हरिद्वार ये ट्रेन पहुंचेगी। ये ट्रेन गुजरात से आने वाली है जो हरिद्वार पहुंचेगी। सूरत से हरिद्वार आएगी और पुणे से भी एक ट्रेन हरिद्वार आज पहुंचने वाली है। पहली ट्रेन कल पहुंची थी हल्द्वानी के काठगोदाम, तो आज दूसरी ट्रेन जो सूरत से आएगी और एक और ट्रेन पुणे से आज आएगी जो प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर आएगी। और उसके बाद राज्य सरकार उत्तराखंड रोडवेज की बसों से सभी लोगों को स्क्रीनिंग, जांच के बाद, राहत किट के बाद उनके घरों तक पहुंचा रही है। होम क्वारंटीन के निर्देश दिए गए हैं सभी को जो अब तक पहुंचे भी हैं। हजारों की संख्या में अब तक उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस ला चुकी है। 2 ट्रेन आज फिर से पहुंचने वाली हैं। कल जो ट्रेन पहली काठगोदाम में पहुंची थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को मिला। उसके बाद सभी को हल्द्वानी में जांच के लिए रखा गया और उसके बाद उनके जिलों में भेजने का कार्यक्रम। और अब हरिद्वार ट्रेन पहुंचेगी। आज ये ट्रेन पहुंचेगी गुजरात के सूरत से, जबकि दूसरी ट्रेन पुणे से आएगी। तो कुल 2 ट्रेन आज हरिद्वार पहुंचने वाली हैं, एक गुजरात से तो दूसरी पुणे, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात से 2 ट्रेन आने वाले हैं। तो ट्रेन के जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाया जा रहा है। रोहित शिकोला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कितने बजे हरिद्वार पहुंचेगी ट्रेन? मैं बताना चाहूंगा पूना से जो हरिद्वार आने की ट्रेन वो 2 बजे आनी थी, मगर कुछ कारण वो लेट हो गई है। तो 3:30 और 4 बजे के बीच हरिद्वार में पहुंचेगी। और जो गुजरात से आनी है वो रात में 10 बजे के बाद पहुंचेगी हरिद्वार में। मगर जिला प्रशासन ने पूरे हरिद्वार रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मेडिकल टीम लगा दी गई है, एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है। और यहाँ से जो यात्री यहाँ के रहने वाले जिनका जो मेडिकल परीक्षण हो जाएगा उसके बाद उनको जनपद में जाना, उनकी बसें तैयार है। अब जिला प्रशासन ट्रेन के इंतजार में बैठा है। कहाँ पर व्यवस्था की गई जांच के लिए? क्या स्टेशन पर ही जांच होगी या कहीं ले जाया जाएगा और उसके बाद तत्काल क्या उनके जिलों के लिए रवाना कर दिया जाएगा? सबसे पहले जैसे ट्रेन आती है और जो जिला प्रशासन ने हरिद्वार में ही 20 डॉक्टर की टीम तैयार करी है। पहले जैसे जैसे उतरेंगे ट्रेन से तो पहले उनका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद फिर जैसी जैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से उनके जिलों में परेशान किया जाएगा। यदि देर ज्यादा हो जाती तो जो यहाँ पर व्यवस्था की हुई है रुकने की वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद उसी बसों से उन जिलों में भेजा जाएगा जैसे कुमाऊं के हैं और गढ़वाल, क्योंकि रात में दिक्कत हो सकती है बस में जाने में। तो हो सकता है कि जिला प्रशासन यदि ट्रेन लेट होती है तो सुबह भेज सकता है। जी, आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ट्रेन के जरिए ये लौटेंगे और जो पहली ट्रेन है वो 3 से 4 बजे के बीच में पहुंच सकती है, जबकि एक ट्रेन रात को पहुंचेगी और उसके बाद इनको इनके गृह जिले भेजा जाएगा प्रवासी उत्तराखंडियों को। उत्तराखंड की और भी खबरें जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से जो मिल रही है उस पर नजर डालते हैं। कोरोना पर गौतम बुद्ध नगर से बहुत बड़ी खबर है। नोएडा में एक अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये खेल अधिकारी बताए जा रहे हैं। खेल अधिकारी की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से ये ग्रसित बताए जा रहे हैं, संक्रमित हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर। भूपेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। भूपेश, इन अधिकारी के बारे में बताइए। देखिए, ये गौतम नगर के खेल अधिकारी हैं और दरअसल जिलाधिकारी को उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो शेल्टर होम है उनको प्रभार दिया हुआ था, वहां पर वो अधिकारी थे। तो कहीं ना कहीं शेल्टर होम से किसी व्यक्ति से उनका या तो कांटेक्ट हुआ है, उसके बारे में जो है अभी जो स्वास्थ्य विभाग है वो जानकारी जुटा रहा है। इसके अलावा उनके फैमिली को भी क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको खुद आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया है। बाकी उनकी जो लोगों से कनेक्टिविटी बनी है उसके बारे में अभी जांच की जा रही है। जितने भी लोगों से उनका संपर्क बना है
उन सभी लोगों को जो है क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन ये एक अधिकारी के उसमें पुष्टि होना कोरोना की, ये जिले के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भूपेश, यानी कि अभी तक उनको क्वारंटीन नहीं किया गया था, आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती नहीं थे, अभी तक वो घूम रहे थे खुले। हाँ जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जैसे ही क्योंकि उनको जब शिकायत हुई उसके बाद उनका टेस्ट कराया गया और उसके बाद ही उनको आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। अभी तक हालांकि वो क्वारंटाइन नहीं थे, ये सत्य है, अभी तक क्वारंटाइन नहीं थे। क्वारंटाइन उनको, उनकी जब रिपोर्ट आई है तब उनका पॉजिटिव आया, उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया गया है। और जी भूपेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो खबर बहुत बड़ी है, खेल अधिकारी जो कि एक शेल्टर होम का प्रभार देख रहे थे, शेल्टर होम में जो भी गतिविधियां थी या जो भी लोग वहां पर आकर रह रहे थे, ये उनको देख रहे थे और संक्रमण इनको कैसे पहुंचा, कहां से पहुंचा, ये अभी स्पष्ट नहीं, यानी कि सोर्स यहां से गायब है। अब इनके जरिए कितने लोगों तक ये संक्रमण पहुंचा होगा, इस कड़ी को खंगालना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये अभी तक आवाजाही कर रहे थे जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी। अब इनको और इनके परिवार को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन जहां जहां गए, जिन जिन लोगों के संपर्क में आए, उन लोगों को अभी तक ढूंढा नहीं गया है, उनको ढूंढा जा रहा है। उनके संपर्क में आए हुए लोगों को अब क्वारंटीन किया जाएगा। एक और बहुत बड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती पर यह बहुत बड़ी खबर। 1,46,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली है। 3 विवादित प्रश्नों पर सभी को बराबर नंबर दिए गए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि विवादित प्रश्नों पर सवाल उठ रहे थे। एक बाकायदा कमेटी की बैठक इसको लेकर रखी गई थी और बैठक में देखिए सभी को बराबर नंबर दिए गए हैं। 1,46,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली है। शैलेश हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे। शैलेश, बताएं, दर्शकों को जानकारी दें। राजीव, देखिए, पिछले 16 महीने से इस भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, 4,10,000 अभ्यर्थियों को, और अब इसका परिणाम जो है वो आ चुका है। रिजल्ट जारी कर दिया गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से। खुद बेसिक शिक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और अब ये रिजल्ट जो है वो एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी भी इसे देख पाएंगे। और अगर रिजल्ट की बात करें तो 1,46,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। 69,000 पदों की ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी राजीव, और उस परीक्षा का अब परिणाम सामने आ गया है। 1,46,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास किया है और अब इन क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बाद इन 1,46,000 में से वो 69,000 अभ्यर्थी निकाले जाएंगे, चयनित किए जाएंगे, जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए सबसे बेहतर क्वालिफिकेशन, यानी कि अब मेरिट तैयार की जा रही है। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में वापस बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहली ट्रेन गुजरात के सूरत से पहुंची। हल्द्वानी के काठगोदाम ये ट्रेन पहुंची और 1200 प्रवासियों को लेकर काठगोदाम ये ट्रेन पहुंची, जिसमें सबसे ज्यादा नैनीताल के ही 510 जो है प्रवासी थे, जबकि अल्मोड़ा के 123, बागेश्वर के 291, चंपावत के 6, पिथौरागढ़ के 254, तो उधम सिंह नगर के 16 प्रवासी इसमें शामिल थे। वहीं सभी का मेडिकल चेकअप किया गया, उसके बाद इनको अब घर छोड़ने का जो प्रक्रिया है वो शुरू है। 50 बसों का इसके लिए इंतजाम किया गया है और सभी को उन बसों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। लॉकडाउन हुआ था, दिक्कत तो सर 2-3 महीने तक हुई। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने हमें यहाँ पे बुला लिया, तो सर काफ़ी सही लगा, हमें काफ़ी फैसिलिटी मिली हमें। सूरत से है, 1 हफ्ते से नंबर लगाया था पर नंबर आ गया, फर्स्ट रेट में नंबर आ गया। तो कितने दिनों से फंसे थे वहाँ आप लोग? फंसे तो नहीं थे, फिलहाल अपनी सोसाइटी में ही रहते थे। हाँ। पर पता चला कि कहते हैं उत्तराखंड की ट्रेन जा रही है, तो उसमें नंबर लगाया, आ गया नंबर। दूर के हमारे पहाड़ के लोग हैं, वो हमारे यहाँ स्टे करेंगे। आज 1200 का आगमन हुआ है और आगे का शेड्यूल जैसे नोटिफाई होगा तो हमसे शेयर करेंगे। मसूरी में छत्तीसगढ़ के लिए एक ट्रांसपोर्ट ने एक बस का किराया करीब 1,20,000 रुपए मांगा,
जिसमें वो 20 से 25 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छत्तीसगढ़ ले जाने को कह रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में अपने घर जाने के लिए मजबूर मजदूर अब परेशान हो रहा है क्योंकि आर्थिक हालत कमजोर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के करीब 53 मजदूर हैं जो मसूरी से घर जाना चाहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा किराया दे पाना उनके बस की बात नहीं है। ये वो 50 से 53 मजदूर हैं जो काफ़ी परेशान हैं, इनको घर जाना और जो इनकी जमा पूंजी है ये अब किराए पे कहीं ना कहीं उसको लगाने जा रहे हैं क्योंकि इनका परिवार इन्हीं पर निर्भर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। अगर आपका नाम क्या है? विक्रम खेस। विक्रम, क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को घर जाने में, क्योंकि घर जाना है, ऐसे में दिक्कतें क्या आ रही है? किराया तो बहुत अधिक है, बट हम यहाँ से बस शासन से यही दुआखिश करते हैं कि जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं तो कुछ बहुत डिस्काउंट करके अपने को छत्तीसगढ़ बॉर्डर पहुँचाएँ। अभी कितना रुपये लिया जा रहा है आपसे बुकिंग में? हाँ, बुकिंग में लगभग 1,00,000 रुपया, 1,20,000। कितने लोग जाएंगे उस बस में? एक बस में 52 सीटर है तो उसमें 26 व्यक्ति जा रहे हैं। 52 सीटर है, 26 लोग जा सकते हैं, यानी कि जो सीट जिस बस में जितनी सीटें हैं उसमें वो लोग पहुंचेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपसे अगर बात करी जाए तो क्या छत्तीसगढ़ की सरकार से आप लोगों ने कुछ मांग करी या ऑनलाइन कुछ डिमांड करी? तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वहाँ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रहा है तो कम से कम हम लोग अपना किराया देके, जैसे जितना भी यहाँ कमाए हैं उतना का कम से कम अपना जान बचेगा तो कम से कम घर में जाके अपना बाल बच्चे चाहे अपना परिवार का कम से कम पालन तो कर सकते हैं। फिलहाल क्या दिक्कतें आ रही है, सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? भाई जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो कि हमारा जो एक आदमी का किराया हो रहा है 4,700 रुपये, तो 700 रुपये में कम से कम 3,000 भी हो जाता तो हमारा कम से कम डिस्काउंट उतना भी हो जाता, या फिर 2,000 हो जाता तो हमारा कम से कम कमाई है उसमें से थोड़ा बहुत ही बच जाता। हम अपने वहाँ जाके जो खेती कर लेते। अगर हमारा वहाँ खेती नहीं करेंगे तो जीना भी बड़ी मुश्किल है। और अब कैसे भी तैसे जाना है आप लोगों को? अब हमको तो जाना ही है, पर सरकार इसमें कुछ मदद करे आपकी? सरकार मैं ये बोलना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार को कि थोड़ा बहुत हमारा मदद करे। साफ का ये मानना है कि जो जमा पूंजी उनके पास इस मजदूरी को लेकर थी वो जमा पूंजी वो किराए पर लगा देंगे, पर वो छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द जाना चाहते हैं, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं क्योंकि इनका परिवार वहाँ अकेला है और खेती बाड़ी अगर नहीं होगी तो परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो पाएगा। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। वैसे में एक सवाल ये भी है कि जब अमीरों के लिए विशेष एहतियात की ट्रेन चलाई जा सकती है तो गरीबों के लिए क्यों नहीं, या उनके लिए बसेस क्यों नहीं चल सकती हैं? आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकारें हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं संसाधनों का टोटा नजर आ रहा है। श्रीनगर गढ़वाल के संयुक्त चिकित्सालय में एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, श्रीनगर के बेस अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसके चलते अस्पताल में मात्र आकस्मिक मरीजों को ही देखा जा रहा है। लेकिन एक बेड पर 3 मरीज, और ये वो जगह है, जब ये वो दौर है जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लेकिन 3 मरीजों को एक बेड पर, वो भी अस्पताल के डॉक्टर्स कैसे एडजस्ट करें, ये भी अपने आप में सवाल है। ये तस्वीरें सभी को देखनी चाहिए और स्वास्थ्य महकमे को खासकर कि जब आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो अस्पतालों में ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। श्रीनगर के इस अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का है। मरीज जो आ रहे हैं, एक बेड पर 3 मरीजों को रखा गया है। दूसरी तरफ ये प्रशासन की तरफ समस्या हो सकती है, अस्पताल प्रबंधन का ये इसमें तर्क कि बेड की संख्या कम है। बेड की संख्या कम है तो ऐसे में अगर किसी को गलती से भी कोरोना हो गया तो फिर और लोगों को कोरोना होना तय है। यहाँ पर जिस कदर भीड़ है, जिस कदर एक बेड पर 3 लोग हैं, उनके तीमारदार हैं जो उनके साथ आए हुए हैं, अस्पताल में दिखती भीड़ है, ये लचर स्वास्थ्य महकमे का एक नमूना है। से हमारे यहाँ जो है सीजेरियन जो है आसपास के जो है ड्रेनिंग एरिया से आ जाते हैं, सारे पेशेंट आते हैं और सीजेरियन लगभग एक तो यहाँ पे हो रहे हैं, तो उस कारण संख्या बढ़ जाती है। हमारे पास हॉस्पिटल में लिमिटेड बेड्स हैं, ठीक है, फिर भी किसी पेशेंट को हम ये नहीं चाहते कि उसको सर्विस ना दी जाए सीजेरियन की। तो अगर उसको मैनेज किया जाता है, अगर वो नॉर्मल है तो मैनेज करके जो है एक्स्ट्रा बेड लगाए जा सकते हैं। वो एक्स्ट्रा जो लगेंगे वो तो जो है उसको हमको मैनेज करके। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है।